गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। सबसे पहले यानी गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अपने दर्शकों को दिखाएंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं ताबड़तोड़ प्रचार। आज उत्तर प्रदेश के पचपेड़वा में करेंगे जनसभा। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। हिमाचल घूमने गई भोपाल की युवती का निधन। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारदात के बाद हो रहा था फरार। पुलिस ने नाकेबंदी करके धर दबोचा। आगर मालवा में विधायक ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। एफआईआर दर्ज करने के एवज में पुलिस कर्मियों पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। इंदौर में करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले मामले में 3 और आरोपियों पर एफआईआर। अब तक 12 लोगों पर एफआईआर, 10 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। किसानों के मुआवजे में लेट लतीफी को लेकर श्योपुर जिला का बड़ा आदेश। रेलवे कलेक्टर का सामान कुर्क करने का ऑर्डर। अन्नदाता की जमीन अधिग्रहण के बाद नहीं दिया गया किसी तरह का कोई मुआवजा। और मध्य प्रदेश में 20 जून तक दस्तक देगा मॉनसून। सामान्य से 6% ज्यादा बारिश का अनुमान। 3 साल से देरी से पहुंच रहा था मॉनसून। कागज पे तो आप लिखते होंगे ना, लेकिन कागज पे कई बार सड़कें बन जाया करती हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। इंदौर से खबर है। नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले से जुड़ी ये खबर है, अपडेट है। नगर निगम के करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले का मामला है। मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डायमंड एसोसिएट के मालिक जहीर खान पर एफआईआर हुई है। आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक राजेंद्र शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है। कॉस्मो इंजीनियरिंग के मालिक आहे पर भी केस दर्ज किया गया है। यानी अब तक 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। और आपके अपने न्यूज चैनल यानी IBC24 ने फर्जी बिल घोटाले के मामले को सबसे पहले उजागर किया और ये सवाल उठाया कि इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है बाकायदा नाम लेके। क्यों इनके खिलाफ एहसान जताया जा रहा है, क्यों इन्हें बचाया जा रहा है। अब देखिए, डायमंड एसोसिएट के मालिक जहीर खान पर एफआईआर हो गई। काम ऐसा इसने किया था। आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक राजेंद्र शर्मा पर एफआईआर दर्ज हो गई थी, इसने भी काम ऐसा किया था। और कॉस्मो इंजीनियरिंग के मालिक पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये लोग फर्जी बिल लगा के पैसा ले लेते हैं। अब सोचिए, ये मामला सामने भी ना आता, लेकिन एक भाई साहब का 24 करोड़ का कागजात फाइल गुम हो गई। वो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल की तो खेल समझ में आया। अंशुल मुकाती एक एक करके अब एफआईआर दर्ज हो रही है। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में, यह 6वीं एफआईआर है। इससे पहले 5 एफआईआर जो है वो पुलिस के द्वारा दर्ज की जा चुकी है और पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले में जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसमें लगभग अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कल जो ये एक और एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें पुलिस को नगर निगम घोटाले से संबंधित ही एक और फाइल मिली थी, जिसमें कि लगभग 30 करोड़ के भुगतान का मामला जो है वो सामने आया था। और बताया जा रहा था कि ये जो भुगतान है यह अलग अलग 3 फर्मों को किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने फिर तीनों फर्मों के संचालकों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इस मामले में अब प्रदेश सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी की जो स्थापना की गई थी, वो कमेटी के सदस्य भी कल इंदौर पहुंचे थे और उनके द्वारा भी इस पूरे मामले में कल से ही जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस जांच इसमें एक अलग अंशुल, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जहीर खान और राजेंद्र शर्मा, इनका आरोप क्या था, जरा बताइए। इंदौर की जनता जाने तो इन लोगों को। जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जो काम कभी किए ही नहीं गए थे उनके बिल जो हैं इन लोगों के द्वारा नगर निगम में लगाए गए थे।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और फर्जी साइनों के आधार पर इन बिलों को यहाँ से पास करवाया जा रहा था और बिलों को पास करवाने के बाद राशि जो है वह इन तीनों कंपनियों के द्वारा अपने अपने खातों में डलवाई जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले का पर्दाफाश जो है पहले ही हो चुका था, लेकिन जांच में इन लोगों की भी फाइल मिली थी जिसका काम होना पाया ही नहीं गया था। इसका मतलब यह हुआ कि शहर में कोई काम मंजूर ही नहीं हुआ, उस काम को किया ही नहीं गया और उस काम के बिल जो हैं वो नगर निगम में लगा दिए गए और नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से ही इन बिलों को पास भी करवा लिया गया। मतलब कि जो पैसा विकास कार्यों में आम जनता के लिए खर्च होना था उस पैसे को इन ठेकेदारों ने बिना खर्च किए अपने खातों में डलवा लिया और उसे अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करने लगे। यही पूरा मामला जब सामने आया तो पुलिस ने अब इन तीनों के खिलाफ शिकायत जो है FIR जो है वो दर्ज की है और अब इन तीनों आरोपियों की तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी राहुल। देखिए, अंशुल ने एक बहुत ही पॉइंट की बात बताई। डायमंड एसोसिएट का जो मालिक है जहीर खान, ये काम ही नहीं करता था, इसको पैसा मिल जाता था। और RS इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मालिक था, अभी भी ये लोग हैं, राजेंद्र शर्मा, ये भी काम नहीं करता था, पैसा मिल जाता था। कॉस्मो इंजीनियरिंग का मालिक, ये भी काम नहीं करता था, पैसा मिल जाता था। इसीलिए मैंने जब ये खबर आपको शुरुआती दौर में बताई तो मैंने कहा कागज में लिखा जाता है ना, लेकिन कागज में काम भी होता है और उसी कागज से बिल भी पास कराया जाता है। यही अंशुल भी बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम आपके सामने रखेंगे। ये कहीं के भी मालिक होंगे, लेकिन अगर आपके हक को मारेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो आपके सामने उन्हें उजागर करने का हम काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मनाली की वादियां, सुहाना मौसम, सभी जानते हैं, लेकिन इस हसीन मौसम के बीच जुर्म की एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसने एक या दो नहीं बल्कि तीन राज्यों की पुलिस के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी। एक ब्रेकिंग न्यूज इससे जुड़ी हुई। ये ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर है। आरोपी के साथ मनाली एक युवती घूमने गई थी। हिमाचल मर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। हत्या करके डेड बॉडी सूटकेस में बांध कर ले जाई जा रही थी। फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन फिल्में समाज का आईना क्यों कही जाती है, समझ में आई ना। जो फिल्मों में बनाया जाता है वो हमारे समाज में घट रहा होता है। होटल मैनेजर को शक हुआ, पुलिस को सूचना दी। फौरन, इतना बड़ा बैग लेके आप कहां जा रहे हैं? पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि हम कहीं जा रहे हैं, बड़ा बैग से शक हुआ। आरोपी के साथ युवती मनाली घूमने आई थी। अब आपको पूरी कहानी, एक एक बात हम अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको बताते हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा। भोपाल की युवती, हरियाणा का युवक, साथ साथ पहुंचे मनाली, लेकिन मनाली के होटल में युवती का मर्डर, कमरा नंबर 302। एक हत्या, 2 लोग, 3 राज्य। हिमाचल के मनाली की वादियों के बीच एक ऐसा खूनी खेल हुआ कि 3 राज्यों की पुलिस अब इसके पीछे की वजह पता लगाने में जुटी हुई है। भोपाल से शुरू हुआ ये मामला कैसे हरियाणा से होकर हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचा, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। ये तस्वीर भोपाल की शीतल कौशिक की है। उम्र इनकी 24 साल है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। शीतल की लाश हिमाचल प्रदेश के मनाली के इसी होटल KD विला में मिली है। लेकिन सवाल यह है कि भोपाल के शाहपुरा इलाके में रहने वाली शीतल मनाली कैसे पहुंची और आखिर इस होटल में वो कर क्या रही थी। दरअसल 13 मई को शीतल की गुमशुदगी की शिकायत उसके परिजनों ने थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं। ये तो रहा इस मामले का भोपाल वाला एंगल, लेकिन इस पूरे मामले में हरियाणा कनेक्शन भी तब जुड़ जाता है जब भोपाल की शीतल ने हरियाणा के पलवल में रहने वाले विनोद ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक होटल में चेक इन किया। शीतल और विनोद जिस कमरे में रह रहे थे वो था होटल का कमरा नंबर 302। हरियाणा के विनोद ठाकुर के साथ शीतल की मुलाकात कैसे हुई, वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे और शीतल अपने परिवार को बिना बताए मनाली में क्या कर रही थी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ सकते हैं। लेकिन 13 मई को मनाली के KD विला होटल में चेक इन करने के बाद 16 मई तक दोनों वहीं रहे।
लेकिन खुलासा तब हुआ जब 16 मई की शाम विनोद ने वॉल्वो बस स्टैंड जाने के लिए एक टैक्सी मंगवाई और होटल से अकेले ही निकलने लगा। और विनोद को अकेले होटल से निकलते देख होटल के स्टाफ को कुछ शक हुआ और होटल के स्टाफ को यह शक हुआ सूटकेस के ज्यादा वजन पर। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जब आरोपी विनोद को कुछ शक हुआ कि पुलिस आने वाली है तो वो मौके से फरार हो गया। और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब सूटकेस खोला तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उसमें शीतल की लाश थी। तुरंत ही इलाके की नाकाबंदी की और आरोपी विनोद को कुल्लू के पास बजौरा से गिरफ्तार किया। इधर जब उनके परिजनों को मनाली पुलिस ने इसकी जानकारी दी तो घर वालों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि अगर 13 मई को भोपाल की शहपुरा पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत मिली थी तो आखिर पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्यों नहीं। जो ये बात सामने आई है कि 13 मई से शीतल लापता थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी शाहपुरा थाने में दर्ज करवाई गई थी और कल जब मनाली पुलिस का परिजनों को फोन आया तब इस पूरी घटना का पता चला है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और आखिर में सवाल ये भी है कि उम्र की जिस दहलीज पर शीतल घर से बिना बताए गायब हुई और फिर उसकी लाश हिमाचल के मनाली में मिली, इसके पीछे कई गुत्थी अब भी अनसुलझी हैं और सबको इंतजार है पुलिस के खुलासे का। हरप्रीत कौर रीन, भोपाल, IBC 24। हरप्रीत कौर रीन, माँ बाप से क्या गलती हुई वो तो बात करने का विषय नहीं है, लेकिन अगर 13 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, 13 के बाद 14 हुई, 15 हुई, 16 तारीख हुई और गुमशुदगी या अपहरण इस मामले में अगर एक घंटे की भी देरी होती तो बहुत भारी पड़ती। तो यहां तो प्रथम दृष्टया लापरवाही तो पुलिस की साफ दिखती है। हरप्रीत, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें पुलिस की भारी लापरवाही है। 5 मई को अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहेंगे कि 5 मई को इसके माता पिता ने शीतल के शाहपुरा थाना भोपाल में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। देखा जा सकता है कि 5 मई से लेकर 16 मई तक, यानी 16 को उसकी हत्या हुई है। अगर इन 10 दिनों में पुलिस तत्परता दिखाती, उसकी गुमशुदगी को गंभीरता से लेती तो शायद आज शीतल जिंदा होती, क्योंकि पुलिस इन 10 दिनों में उसके आधार कार्ड, उसके फोन की लोकेशन के आधार पर उसको तलाश सकती थी। लेकिन पुलिस ने तलाशा नहीं और जब फोन आया तो शीतल का नहीं बल्कि शीतल की मौत की खबर का ये फोन आया है। पूरी तरह से इसमें शाहपुरा पुलिस की जो लापरवाही है वो सामने आई है और इसके बाद भी पुलिस ने इस पूरे मामले को छुपाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शाहपुरा पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं थी, लेकिन जब IBC 24 की टीम शीतल के घर पहुंची तो शीतल के घर वालों ने इस बात का खुलासा किया कि वो 5 मई को ही मामला दर्ज करवा चुके थे, शिकायत शाहपुरा थाना में करवा चुके थे। पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई और शीतल की मौत का फोन मनाली से आया। हालांकि इस मामले में एक उदाहरण भी है उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो माता पिता का सुनकर, ना उनकी बात मानकर, ना सुनकर अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं और उनका जो अंत है वो कुछ इस तरह होता है। शीतल भी बिना बताए अपने प्रेमी के साथ मनाली घूमने गई थी। हालांकि ये युवक का कहना है कि वो उसकी प्रेमिका थी, लेकिन और पूछताछ में फिलहाल खुलासा होगा और जब शीतल के परिजन उसका शव लेकर आज भोपाल पहुंचेंगे तब इस बात का खुलासा होगा कि क्या विनोद ठाकुर जो आरोपी है उसके बारे में शीतल के परिजनों को पहले से कोई सूचना थी। फिलहाल शीतल की हत्या करने के बाद सूटकेस में भर के उसका शव को ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन मनाली के इस होटल के स्टाफ की तत्परता, गंभीरता ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजन मनाली पहुंच चुके हैं शीतल के और अब जल्द ही उसका शव लेकर आज भोपाल वापस लौट सकते हैं। जी, सवाल तो यही है हरप्रीत कौर रीन की अब गिरफ्तार करने से फायदा क्या है। कर लिया ठीक है, लेकिन एक की जान तो चली गई। आपने एक अपडेट दिया, अभी तक तो 13 मई की जानकारी थी। अगर 5 मई से लेकर 16 मई तक पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज कर रही है तो माननीय SP साहब को ऐसे TI के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लापरवाही इनकी भी है। शुक्रिया हरप्रीत कौर रीन इस जानकारी के लिए। चूंकि मुझे इंदौर से खबर अपडेट देनी है दर्शकों को, इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में शूटर मोइन की हत्या मामले में परिजनों ने पुलिस से मुलाकात की है। मृतक के परिजनों ने DCP विनोद कुमार से मिलकर आरोपियों को कड़ी सजा और उनके मकान तोड़ने की मांग की है। मामले में DCP ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक मृतक के परिजनों को पुलिस हर तरह की सुरक्षा देगी।
परिवार ने अपनी निजी परेशानी भी अधिकारी को बताई और आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। हम डीसीपी साहब के पास में आए थे। डीसीपी साहब ने हमसे बहुत अच्छी बात करी है और उन्होंने बोला हैगा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बच्चे का जो मर्डर हुआ है उसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और आप जैसा चाहते हो वैसी उसको सज़ा कड़ी से कड़ी दिलवाएंगे और उन लोगों के मकान दुकान तोड़ने के आर्डर भी हमने दे दिए हैं। बस नगर निगम वाले बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। जो हत्या का मामला सामने आया था आज़ाद नगर में, तो उसके द्वारा परिजन हमसे मिलने आए थे अभी डीसीपी ऑफिस। उनकी कुछ मांगे थी, जैसे कि विवेचना के अंदर कुछ मांगे थी और जल्द से जल्द जो मेन आरोपी आरिफ खिलजी उसको पकड़ने की भी उनकी मांग थी। साथ ही साथ इसमें जो उनके अवैध मकान हैं उनको तोड़वाने के संबंध में भी उनके द्वारा हमसे चर्चा की गई। आश्वासन दिया है कि पुलिस हर संभव प्रयास करेगी उनकी सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए और उसमें जो फरार आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। इंदौर से जानकारी हम आपको दे दें कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम में पीडीएस चावल से भरे 3 लोडिंग वाहन जब्त किए हैं। गोदाम में रखे लगभग 100 कट्टे चावल भी जब्त किए हैं। ट्रक से लगभग 400 क्विंटल पीडीएस चावल जब्त किया गया है। टोटल 500 क्विंटल सरकारी चावल गोदाम से बरामद किया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। नरवल सावेर रोड पर स्थित गोदाम में यह कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी इस बात की जांच गंभीरता से कर रहे हैं। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अंशुल, इसमें तकरीबन 500 क्विंटल से ज्यादा की बात सामने आ रही है और ये खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जरा इस कार्रवाई के बारे में हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। राहुल, आपको बता दूं, नरवल काकड़ में 2 जगह से प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने इन चावलों को जब्त किया है। एक आरोपी के घर से 20 कट्टे चावल जब्त हुए थे, वहीं एक गोडाउन है, वहां से जो है यह पूरा चावल जो है जब्त किया गया था। और बताया जा रहा है कि अलग अलग इंदौर शहर की जो दुकानें हैं वहां से इन किराना दुकानों से चावलों को भर करके लाया गया था। गोदाम जो है वो सतीश अग्रवाल नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है और उसके बाद चावल यहाँ गोदाम में लाने के बाद ये लोग 12 से 13 रुपए किलो में इस चावल को बाजार में बेच देते थे। बिके हुए चावल को छोटे व्यापारी जो हैं वो खरीदी बताते थे और उसे बियर फैक्ट्री में बेच दिया जाता था। और इसकी शिकायत जो है पिछले कई दिनों से प्रशासन को भी मिल रही थी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो चावल प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया है वह पूरा का पूरा सरकारी चावल है। मतलब कि वह उन लोगों को बंटना था जो कि राशन की दुकानें हैं, जो कि सरकारी राशन की दुकानें होती है, उचित मूल्य की दुकानें होती है, वहां से सस्ते दामों में लोगों को यह चावल जो है बांटा जाना था। लेकिन यह व्यापारियों के बीच में पहुंच गया बिकने के लिए। अब इसी को लेकर के इंदौर में एक नई व्यवस्था जो है वो भी लागू करने की बात की जा रही है कि सभी राशन दुकानों और गोडाउनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर इनकी निगरानी की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी इंदौर में इस तरह का मामला सामने आ चुका है जहां पर सरकारी राशन जो है वो व्यापारियों के बीच में पहुंच चुका है और वहां से व्यापारियों ने उस राशन की खरीदी और बिक्री की है। तो एक बड़ा मतलब ये हुआ अंशुल कि जो जनता के हक का चावल है उसे कोई और अब मार रहा है। व्यापारियों को 13 रुपए में वो बेचा जा रहा है और ये कई महीनों से हो रहा है। वो तो कलेक्टर को इस बात की भनक लगी तब सच सामने आया।